हाँ भाई देखिएगा, आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए पांचवा प्रश्न आपके पास में है। एक का कैपिटल यू एक से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो कण प्रक्षेप बिंदु पर वेग स्मॉल v इक्वल टू यू वी अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वेग से लौटेगा तथा इसको लौटने में v अपॉन जी टेन इनवर्स u अपॉन v प्लस टेन हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V समय लगेगा, जहां कैपिटल V कण का अंतिम वेग है। ठीक है भाई, देखते हैं, देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको दे दिया गया है कि एक कण को कैपिटल U वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। देखते हैं, देखिएगा। यहां से सपोज इस बिंदु O से कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। अब इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है तो कण अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में कण वापस नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है। तो जब नीचे की ओर गिरता है तो आपको बताना है कि कण इस बिंदु O पर किस वेग से पहुंचेगा। तो बिंदु O पर किस वेग से पहुंचेगा वो वेग स्मॉल v आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है तो इसकी अधिकतम ऊंचाई। तो देखिए गति की विवेचना हम लोग पहले से कर चुके हैं। जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, तो इसकी गिरती की विवेचना हम लोग कर चुके हैं। तो वहां से हम कण की अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कण की अधिकतम ऊंचाई, कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये आपके पास में आगे कण की अधिकतम ऊंचाई जब कण को ऐसे माध्यम में फेंका जाता है कि उसका जो वेग है प्रतिरोध है वेग के वर्ग के समानुपाती हो। तो ये आपने लिख दी कण की अधिकतम ऊंचाई। अब कण जैसे ही इस अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है इसके बाद में नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगा। तो अब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है। तब इस बिंदु O पर आपको दिया गया स्मॉल वेग से लौटता है। तब बिंदु O पर स्मॉल v वेग से लौटता है। इसलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जब गिर रहा है तो इस बिंदु O पर स्मॉल v वेग से लौट रहा है। तो स्मॉल v वेग से लौट रहा है, दूरी अपने को पता होगी भाई, ये अधिकतम ऊंचाई कितनी है कैपिटल H। तो जब कण यहां से नीचे की ओर गिरेगा तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तक की वो h होगी ना। तो अब आप संबंध लिखेंगे, देखो v और x में, v और x में जो संबंध है उसमें आप x का मान क्या लिख दोगे, कैपिटल H, क्योंकि जो x है यहां से यहां तक की दूरी वो कैपिटल H के बराबर होगी। तो v और x में जो संबंध होता है वो इस प्रकार से होगा, सबसे पहले आता है उसमें x है तो x को तो आप लिख देंगे कैपिटल H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी लॉग वी स्क्वायर बटा कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको इसको हल करके एक स्मॉल v आपको ज्ञात करना है। तो 1 व 2 से, 1 व 2 से अब समीकरण 1 और 2 को देखिए भाई जरा ध्यान से। आप देख सकते हैं कि दोनों के LHS बराबर है और LHS बराबर है इसलिए दोनों की RHS भी बराबर होगी। दोनों की जो RHS है इसको बराबर करिए। देखो तो समीकरण 1 से आपके पास में आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू जी लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी
लॉग वी स्क्वायर बटा कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। हल करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2g कैंसिल, तो अब आपके पास में बचेगा लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग, ये आपके पास में बचेगा कैपिटल वी स्क्वायर बटा कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। हाँ भाई, दोनों पक्षों से लोग हटा दीजिए। दोनों पक्षों से जैसे ही लोग हटा देंगे और इसका जो एलसीएम है कैपिटल वी स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा कैपिटल यू स्क्वायर और प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू इधर से आ गया वी स्क्वायर और बटा कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास में हो जाएगा v की पावर 4। ठीक है ना। अब इसको हल करके हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे स्मॉल v का, तो हल करते हैं। देखिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को एक बार, तो इनको दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बनेगा यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो ये आ गया यू स्क्वायर वी स्क्वायर। इसके बाद में देखिए ये हो जाएगा माइनस, यानी इसमें एक बार तो ऐसा कर लेते हैं, हाँ यू स्क्वायर वी स्क्वायर और ये प्लस वी स्क्वायर को जो वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये वी की पावर 4 बनेगा और माइनस एक बार स्मॉल वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू स्मॉल वी स्क्वायर और इक्वल टू वी की पावर 4। अब देखिए वी की पावर 4 हो जाएगा कैंसिल। अब हमें स्मॉल वी ज्ञात करना है, तो इसका पक्षांतरण कर दीजिए, आपके पास में बचेगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू स्मॉल वी स्क्वायर, देन स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल जैसे ही करेंगे तो स्मॉल v इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर, इसका जो वर्गमूल है ये हो जाएगा यू वी और बटा ये बनेगा रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था कि कण प्रक्षेप बिंदु O पर किस वेग से लौटेगा, यू वी अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वेग से लौटेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में अपने को ज्ञात करना है लौटने में लगा समय, यानी कि इस बिंदु O पर वापस लौटने में कितना समय लगता है वो समय अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक बार तो देखेंगे बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, उसके बाद में दूसरा आप देखेंगे अधिकतम ऊंचाई से बिंदु O पर आने में लगा समय, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लौटने में जो समय लगेगा वो आपको मिल जाएगा। तो पहला तो अपन लिखेंगे बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई तक, बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, बिंदुओं से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कैपिटल T इक्वल टू, देखिए याद कर चुके हम लोग पहले से, जब कण को ऐसे माध्यम में फेंका जाए जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है तो इसकी कीर्ति की विवेचना हम कर चुके हैं। वहां से ये जो अधिक उड्डयन काल है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय, वो सीधा लिख दीजिएगा। तो कैपिटल T इक्वल टू आपके पास में जाएगा v बटा g tan इनवर्स u अपॉन v। ठीक है, इसको कर दिया आपने, इक्वेशन नंबर हो गया ये थर्ड। तो ये आपके पास में आ गया अधिक बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कैपिटल T। दूसरा आप देखेंगे अधिकतम ऊंचाई से बिंदु O पर आने में लगा समय। अब हम देखेंगे अधिकतम ऊंचाई से, अधिकतम ऊंचाई से बिंदु O तक
अधिकतम ऊंचाई से बिंदु O तक आने में लगा समय, बिंदु O तक आने में लगा समय। इसके लिए देखिए, जो वेग v भाई, अब कण नीचे की ओर गिर रहा है ना, तो जब कण नीचे की ओर गिरता है तो वेग v और समय t दोनों में जो संबंध होता है वो लिख लीजिएगा। तो संबंध आप लोग जानते हैं, ये होता है स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v। हमें ज्ञात करना है यहां से समय t, तो t का मान ज्ञात कर लीजिए। t को ज्ञात करेंगे तो एक बार तो v को ले लीजिए इधर, तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स से ऑपरेट कर लीजिए दोनों पक्षों को। ऐसा जब कर लेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल टू gt अपॉन v। ठीक है भाई, तो t को याद कर लीजिए। तो अब t इक्वल टू ये आपके पास में जाएगा v अपॉन g, v अपॉन g tan हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। और अब दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि और से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय और फिर अधिकतम ऊंचाई से ऊपर आने का लगा समय। तो आपको समय मिल जाएगा जो ज्ञात करना है, यानी कि प्रक्षेप बिंदु पर वापस लौटने में लगा समय। इसलिए बिंदु O पर या प्रक्षेप बिंदु पर लौटने में लगा समय, लौटने में लगा समय योग्य अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कैपिटल T समय लगता है, फिर अधिकतम ऊंचाई से ऊपर आने में लगा जो समय लगता है वो स्मॉल t लगता है। तो टोटल सम हो जाएगा कैपिटल T प्लस स्मॉल t। वैल्यू पुट करिए, कैपिटल T ये आ गया आपके पास में v बटा g tan इनवर्स u अपॉन v प्लस स्मॉल t आपके पास में आ गया v अपॉन g tan हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो v बटा g कॉमन आ जाएगा दोनों में से, v बटा g कॉमन ले लीजिए। ये v बटा g को हमने कॉमन ले लिया। अब आपके पास में बचा यहां से tan इनवर्स u अपॉन v प्लस यहां से आपके पास में आ गया tan हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो ये आ गया प्रक्षेप बिंदु पर वापस लौटने में लगा समय। तो अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। देखिए क्वेश्चन 6 आपके पास में है कि एक कोई कण कैपिटल V वेग से एक चिकने क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध इकाई सेंटी के लिए वेग के घन का म्यू गुणा है। सिद्ध करो कि t समय पश्चात इसके द्वारा तय की गई दूरी 1 अपॉन म्यू v रूट 1 प्लस 2 म्यू v स्क्वायर t माइनस 1 होगी और उस समय उसका जो वेग है v अपॉन रूट 2 म्यू v स्क्वायर t होगा। ठीक है भाई, देखिएगा आपको दिया गया है कि कण को कैपिटल V वेग से चिकने क्षैतिज तल में एक ऐसे माध्यम में फेंका गया है जिसका जो प्रतिरोध है इकाई सेंटी के लिए वेग के घन का म्यू गुणा है। तो सबसे पहला काम अपना है गति का समीकरण लिखना। गति का समीकरण n d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, देखिए गति का समीकरण आप कैसे लिखते हैं। अब यहाँ कण को फेंका गया है चिकने क्षैतिज तल में, ये क्षैतिज तल है आपके पास में सपोज कोई भी, और यहाँ से फेंका है इस बिंदु से। तो मान लीजिए कि t समय पश्चात इस बिंदु P पर है जहां op इक्वल टू क्या है आपके पास में x। तो अब देखिएगा आपको जो प्रतिरोध है ये दे दिया गया है कि वेग के घन का म्यू गुणा है। तो अगर n द्रव्यमान की बात करेंगे तो हो जाएगा n के म्यू क्यूब। ठीक है, वेग के घन का म्यू गुणा है तो क्या नहीं लेंगे, केवल म्यू क्यूब, n म्यू क्यूब हो जाएगा आपके पास में n म्यू v क्यूब। सॉरी, वेग अगर v है तो v क्यूब है।
तो घन का म्यू गुणा यानी v क्यूब का म्यू गुणा। तो m म्यू v क्यूब ये आपके पास में प्रतिरोध हो जाएगा। और कण इस साइड अगर जा रहा है तो गति के विपरीत कार्य करेगा, प्रतिरोध x के घटने की दिशा में कार्य करेगा। अब चूंकि प्रतिरोध x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है इसलिए यहां आप लोग लेंगे माइनस m म्यू v क्यूब। ठीक है भाई, तो इक्वेशन आपके पास ऐसा आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू v क्यूब। ठीक है ना। अब अपने को इसमें ज्ञात करना है एक तो कण का वेग और एक ज्ञात करना उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए वेग ज्ञात करना आपको t के पदों में, इसलिए जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है इसको आप लोग लिख लेंगे dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस म्यू v क्यूब। चरों को पृथक कर लीजिए, v को एक साइड कर दो और जो आपके पास में है t इसको एक साइड कर दीजिएगा। ऐसा जब अपन कर लेंगे तो माइनस dv अपॉन v क्यूब इक्वल टू बचा आपके पास में म्यू dt। इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस dv अपॉन v क्यूब इक्वल टू म्यू dt। म्यू तो अचर है और इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो ये आपके पास आ गया। अब 1 अपॉन v क्यूब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 बटा v क्यूब का जो इंटीग्रेशन है हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 v स्क्वायर इक्वल टू ये जो म्यू है ये तो आपके पास में कांस्टेंट है और dt का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास हो जाएगा t और प्लस एक कांस्टेंट आप लोग जोड़ देते हैं, ये हमने क्या कर दिया है c1। अब सबसे पहले हम c1 का मान ज्ञात करेंगे, तो c1 का मान ज्ञात करेंगे तो चूंकि प्रारंभ में t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 यानी बिंदु O पर। तो देखो कण को किस वेग से फेंका गया है यहाँ पर, कैपिटल v वेग से। तो ये जो स्मॉल v है इसका वैल्यू आप लोग कर देंगे कैपिटल V, इसलिए 1 अपॉन 2 v स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो गया और ये आपके पास में आ गया c1। c1 का वैल्यू पुट कर दीजिए भैया, c1 का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 v स्क्वायर, 1 अपॉन 2 v स्क्वायर इक्वल टू म्यू t। तो t का मान आपके पास में 0 है, तो t का मान 0 आ गया, सॉरी ये तो म्यू t लिखा जाएगा प्लस c1 और c1 का वैल्यू आपके पास में आ गया 1 अपॉन 2 v स्क्वायर, 1 अपॉन 2 v स्क्वायर। हमें यहां से ज्ञात क्या करना है, वे ज्ञात करना है स्मॉल v, तो स्मॉल v ज्ञात करना है तो 1 अपॉन 2 v स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लीजिएगा, 2 v स्क्वायर आ जाएगा और 2 v स्क्वायर एलसीएम आ गया आपके पास में, तो ये आ जाएगा 2 म्यू t v स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, और 2 से 2 जाएगा कैंसिल, तो आपके पास में स्मॉल v स्क्वायर क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम कर लीजिए दोनों पक्षों का, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू t v स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये इसका वेग आया v स्क्वायर, लेकिन v ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल कर दीजिए दोनों पक्षों का। तो इसके दोनों पक्षों को हम जैसे वर्गमूल कर देंगे तो स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर का हो जाएगा v और बटा ये जो 2 म्यू t v स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको लिख देंगे आप लोग रूट 1 प्लस 2 म्यू v स्क्वायर t। ये आपके पास में आ गया भाई कण का वेग v। वेग आपने ज्ञात कर लिया, वेग के बाद में आपको ज्ञात करना है यहाँ पर कण के द्वारा तय की गई दूरी, और ये भी t के टर्म्स में है, यानी कि संबंध आपको चाहिए x और t में। तो अब ये जो वेग v है v को आप लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू v बटा रूट 1 प्लस 2 म्यू v स्क्वायर t। अब फिर से चरों को पृथक कर लीजिए, x को एक साइड कर लीजिए और t को एक साइड कर लीजिए। ऐसा जैसे आप लोग करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये आपके पास में जाएगा dx इक्वल टू कैपिटल V अपॉन रूट 1 प्लस 2 म्यू
वी स्क्वायर टी डी टी। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों पक्षों का, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी अपॉन रूट 1 प्लस 2 म्यू वी स्क्वायर टी डी टी। तो देखते हैं अब क्या बनेगा। dx का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में आ जाएगा x इक्वल टू कैपिटल V, कांस्टेंट है तो ये आपके पास में आ गया कैपिटल V। अब ये बचा है 1 अपॉन रूट 1 प्लस 2 म्यू वी स्क्वायर टी। तो देखिए 1 अपॉन रूट x, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, 2 रूट x। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा 2 रूट x का मतलब ये पूरा 1 प्लस 2 म्यू वी स्क्वायर टी, और यहाँ जो t का गुणांक है क्या है 2 म्यू वी स्क्वायर, तो इससे भाग कर देंगे। तो भाग कर दीजिएगा, t का गुणांक है 2 म्यू वी स्क्वायर, तो ये 2 म्यू वी स्क्वायर का हमने भाग कर दिया, ठीक है। और प्लस एक कांस्टेंट आप लोग जोड़ देंगे, यहाँ हमने जोड़ दिया है c2। देन x इक्वल टू, ये देखिए 2v से 2v हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास में बचा 1 अपॉन म्यू वी रूट 1 प्लस 2 म्यू वी स्क्वायर टी प्लस c2, ठीक है भाई। अब c2 का मान ज्ञात करना है तो प्रारंभिक कंडीशन को यूज कर लीजिए, क्योंकि प्रारंभ में बिंदु O की अगर हम बात करें तो t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, दोनों को 0 कर दो। दोनों को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 अपॉन म्यू वी, 1 अपॉन म्यू वी, और सॉरी x तो 0 कर दिया आपने, इक्वल टू 1 अपॉन म्यू वी। इसमें t का वैल्यू 0 कर दीजिए, देखो t को 0 करते ही 0 हो जाएगा सर, 1 बचेगा और प्लस c2। तो c2 का वैल्यू आपके पास में आ गया माइनस 1 अपॉन म्यू वी। c2 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, c2 का मान रखने पर, c2 का मान रखने पर देखते हैं c2 का वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलता है। c2 का वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 अपॉन म्यू वी रूट 1 प्लस 2 म्यू वी स्क्वायर टी, 1 प्लस 2 म्यू वी स्क्वायर टी और प्लस c2। तो c2 आपके पास में आ गया माइनस 1 अपॉन म्यू वी, तो माइनस 1 अपॉन म्यू वी। देन x इक्वल टू, इनमें से दोनों में से 1 अपॉन म्यू वी कॉमन आ जाएगा भाई, और ये जब कॉमन आएगा तो यहां से आपके पास आ जाएगा रूट 1 प्लस 2 म्यू वी स्क्वायर टी, और ये बचा आपके पास में माइनस 1। तो ये आपके पास में आ गई टी समय में कण के द्वारा तय की गई दूरी x, ठीक है।